नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे एक सियासी मुद्दे पर। दरअसल भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का जो कार्यालय है वहां अब नए कार्यालय के बनाने की बात हो रही है। असल में ये तामीर इसलिए भी की जा रही क्योंकि दुनिया बदल गई है और भाजपा नए तकनीक के साथ कदमताल करना चाहती है। केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में भाजपा का नया बन चुका है और वो देश के आधुनिक राजनीतिक कार्यालयों में एक है। मध्य प्रदेश भाजपा कार्यालय की बात करें तो कभी ये पूरे देश में सबसे श्रेष्ठ किसी राज्य का कार्यालय हुआ करता था। मध्य प्रदेश के कुशाभाऊ ठाकरे, जो पितृपुरुष कहे जाते हैं, उन्होंने एक सपना देखा था। 1990 की बात है और तब लखीराम अग्रवाल भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तब एक हुआ करता था और उस समय भाजपा की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे सुंदरलाल पटवा। लेकिन जब ये योजना बनी और जब इस पर काम शुरू हुआ, योजना बनते वक्त पटवा जी मुख्यमंत्री थे। योजना पर जब काम शुरू हुआ तो भाजपा की सरकार गिर गई थी। यानी कुल मिलाकर बीजेपी को चंदा और दान मिलना बंद हो गया था। भाजपा आर्थिक तंगी में थी और ऐसे में भाजपा का कार्यालय बनना एक मुश्किल काम था। लेकिन कुशाभाऊ ठाकरे के सपने को साकार किया था लखीराम अग्रवाल ने और उनके साथ टीम थी लखीराम अग्रवाल की। महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि 150 करोड़ रुपए से भाजपा के नए कार्यालय बनने की बात भोपाल की हवाओं में तैर रही है। अभी इस पर पार्टी ने कोई औपचारिक निर्णय नहीं किया है, लेकिन चर्चाएं बहुत जोरों पर है, इसलिए हम इस पर बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी और टेलीफोन लाइन पर हैं हमारे साथ चैतन्य भट्ट जी, हमारे पत्रकार साथी, और स्टूडियो में मौजूद हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शर्मा जी, मैं आपसे इसकी शुरुआत करूंगा क्योंकि कुशाभाऊ ठाकरे एक ऐसे शिल्पकार थे संगठन के जिनके शिल्प के हुए बनाए हुए लोग जो है मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं। खासतौर से मैं जिक्र करूंगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। ये भी कह सकते हैं कि इनको भी कुशाभाऊ ठाकरे जी ने अपने संगठन की दक्षता से तराशा था। उसके बाद लंबी फहरिस्त है, इसमें कैलाश जोशी भी हैं, सुंदरलाल पटवा भी हैं, फिर नरेंद्र सिंह तोमर है, प्रहलाद पटेल है, कैलाश विजयवर्गीय है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो ब्रजमोहन अग्रवाल है, प्रेम प्रकाश पांडे है। ऐसे दर्जनों, क्या हम सोचते हैं कि सैकड़ों नाम होंगे, लेकिन आज उनके तराशे हुए लोग मुख्यमंत्री हैं, उनके बनाए हुए लोग प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं और उनके ही द्वारा बनाया गया उनका कार्यालय तोड़ने के बाद बहुमंजिला इमारत बनने वाली है। आपकी इसमें राय, फिर हम इससे विस्तार से बात करेंगे, हमारे दोनों साथी की भी राय लेंगे। रमेश शर्मा जी, ये आपने जो ठाकरे जी के बारे में कहा कि उन्होंने कार्यकर्ता तराशे और तैयार किए, इसमें एक लाइन जोड़ना चाहता हूं, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। सुंदरलाल जी पटवा को, जो कि मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 77 की सरकार में कुछ दिन रहे, बाद में 90 की सरकार में रहे, इनको उन्होंने 1957 में डमी कैंडिडेट माना था मनासा से, और किसी वजह से जो घोषित उम्मीदवार था उसका परिचय में निरस्त हुआ और पटवा जी ने चुनाव लड़ा और विधायक बने। तो कुल मिलाकर के उनका जो तलाश थी वो इस तरह के कार्यकर्ताओं की थी। भोपाल में कार्यालय बने, ये भी ठाकरे जी का बड़ा एक सपना था और इसके लिए जिन दिनों सबसे पहले ये जो कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का बहुत सुंदर कार्यालय है, इससे पहले जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी, अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे, उस समय भी ये कोशिश की गई थी कि कहीं प्लाट मिले, और प्लाट जो मिला था वो डिपो चौराहे पर प्लाट मिला था 1 एकड़ का, और उसका भूमि पूजन भी राजमाता जी ने कर दिया था। लेकिन इसी बीच में किसी वजह से फिर वो बन नहीं पाया, निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। और फिर 90 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो फिर ये जो प्लाट है, यहाँ पर एक आधिपत्य था पूर्व मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह जी का, वो कुछ फसल उगाते थे, खेती करते थे। फिर ये प्लाट हुआ और इसमें जो ठाकरे जी ने एक बात कही थी, जो पहला प्लाट उनको अलाट हुआ था जी, उसमें उन्होंने जो एक बात कही थी कि इसमें कार्यकर्ता का पैसा लगना चाहिए। उन्होंने मीटिंगें की, विधायकों की, सांसदों की, जिलाध्यक्षों की, और संदेश भेजे, और जो संगठन मंत्री थे उन संगठन मंत्रियों को, उन दोनों, छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का हिस्सा था, और कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता का इसमें पैसा आना चाहिए, भले ही वो 2 रुपया दे, वो 1 रुपया दे, वो 100 रुपया दे, वो कितना रुपया देता है, लेकिन एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का पैसा आना चाहिए। ये जो इस तरीके से धन इकट्ठा हुआ, और धन इकट्ठा होकर के ठाकरे जी के ही भाई थे जिन्होंने रात दिन एक किया, कई बार वो नीचे सोए हैं चादर बिछा करके, चादर ओढ़। जयंत ठाकरे है जो जी, जयंत ठाकरे जी, वो इरिगेशन डिपार्टमेंट में इंजीनियर थे और रिटायरमेंट के बाद ठाकरे जी ने उनका जिम्मा, जो टीम बनी थी उसमें जयंत ठाकरे को दिया ताकि निर्माण कार्य में कोई गड़बड़ी ना हो, और वो उसकी देखरेख खुद करते थे, पानी
से उसकी तराई भी करते थे, और जैसा आपने कहा कि कई बार वो काम करते करते वहीं चादर बिछा के सो भी जाते थे। तो वही मैंने कहा, यानी कल्पना कर सकते हैं कि रिटायर इंजीनियर अपने हाथ से तराई कर रहा है। तो कुल मिलाकर के ये बहुत मतलब इसमें जो धन लगा है, साधन लगा है, यंत्र तंत्र लगा है, इसके साथ साथ कार्यकर्ताओं की भावना भी इस भवन में है। तो मैं समझता हूं अगर आलीशान भवन बनाना है तो पार्टी कोई नया प्लाट भी ले ले। कांग्रेस ने भी 2 भवन बना लिए, एक उनका शिवाजी नगर में है और एक दूसरा उनका रोशनपुरा चौराहे पर भी जवाहर भवन बना हुआ है। तो कुल मिलाकर के वो भी चाहें तो एक प्लाट और लेकर के दूसरा आलीशान बना लें और इसको कुछ गेस्ट हाउस या और दूसरा जो कोई प्रशिक्षण केंद्र या जैसा भी ठीक समझें दे सकते हैं। मैं समझता हूं इसमें कार्यकर्ताओं की भावनाएं, राजमाता जी की भावना, ठाकरे जी की भावना, पटवा जी की भावना, कैलाश जोशी की भावना, कैलाश सारंग की भावना, लखीराम अग्रवाल जी, लखीराम अग्रवाल की, नारायण प्रसाद गुप्ता की, प्यारेलाल जी खंडेलवाल की, उस टीम में से कोई नहीं बचा जो नहीं है। मैं समझता हूं इसको रखना चाहिए भाजपा को आगे, अब संगठन जैसा निर्णय ले। ये भी कर सकते हैं कि इसको ठाकरे जी के स्मारक के तौर पर भी बनाया जा सकता है, क्योंकि ठाकरे जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। निश्चित रूप से, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ठाकरे जी का भी ये नाम से हो सकता है। भाजपा इसका बहुआयामी उपयोग कर सकती है कि इसको संभागीय कार्यालय बना दे और 8-10 जो जिले आते हैं उसके उस पर वो काम करें और ठाकरे जी का स्मारक, राजमाता जी का स्मारक बनाकर पार्टी की कर सकते हैं। मैं लौटूंगा आपके पास। चैतन्य भट्ट जी, दरअसल ईंट गारे का ये भवन नहीं है भाजपा के लिए, इसमें कार्यकर्ताओं के भाव जुड़े हुए हैं और इसलिए ये भाजपा जैसी जो पार्टी है उसके जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनके लिए ये राजनीति का मंदिर भी है। अगर ये टूटकर बड़ी इमारत तो बन जाएगी, लेकिन भावना से जुड़ा हुआ ये मंदिर है, ये खंडित हो जाएगा। आपकी क्या राय है? क्योंकि इसको बनाने में जो हमारे पास जानकारी है, कम ज्यादा हो सकती है, करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए उस समय लगा था। 1990 की हम बात करें तब इतनी बड़ी रकम काफी हुआ करती थी और इसकी मजबूती के बारे में कहा जाता है कि ये 100 वर्ष तक चलेगा। इस तरह की मजबूत इमारत ये बनाई गई थी, इसकी बुनियाद को बहुत मजबूत बनाया गया था और इसका जो बीच का डोम है, बीच का एक गोल घेरा है जिसको ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, वो पूरा प्रतीक चिन्ह बनकर केंद्रीय कार्यालय में लगा था कि बीजेपी का जो दफ्तर है वो कितना बढ़िया हो सकता है वास्तु के हिसाब से भी और डिजाइन के हिसाब से भी। आपकी राय क्या, बीजेपी को ये तोड़कर यहीं पर नया भवन बनाना चाहिए या कोई नई जगह देखकर उसका निर्माण करना चाहिए? हालांकि बता दें हम कि इस पर कोई अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, ये खबर चल रही है, कुछ सूत्रों ने इसकी पुष्टि भी की है जो पार्टी के पदाधिकारी हैं। भट्ट जी, देखिए राघवन जी, भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रोफेशनल पार्टी हो गई है। अब ये सब भावनाएं और ये सब पुरानी जो बातें हैं, ये मुझे लगता है कोई बहुत मायने नहीं रखती। दूसरी बात जो सबसे बड़ी है वो ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कोई दूसरी जगह देखती है तो उसमें काफी पैसा लगेगा, क्योंकि उसके पीछे कारण ये है कि जबलपुर में जब एक भारतीय जनता पार्टी का बहुत आलीशान कार्यालय बना था तो उसको 60,000 स्क्वायर फीट जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 रुपए प्रति वर्ग फुट के हिसाब से अलॉट की, जिसको लेके कांग्रेस के एक बड़े नेता थे दिनेश यादव, वो हाईकोर्ट में गए थे कि ये नियम विरुद्ध अलॉटमेंट है, किसी भी संस्था को आप 10,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन नहीं दे सकते। और जो रेट है वो भी जो कलेक्ट्रेट रेट है उसका 25% के हिसाब से आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। हाई कोर्ट में वो मामला नहीं टिक पाया, उसके बाद दिनेश यादव सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपको 10,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा जगह नहीं दी जाएगी और जो 6 लाख की जगह थी वो उस दौरान कलेक्टर रेट के 25% के हिसाब से करीब 40 लाख रुपए में भारतीय जनता पार्टी को पड़ी। तो 60,000 स्क्वायर फीट की जगह वो भवन जो है वो 10,000 स्क्वायर फीट में बन गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कोई नई जगह लेते हैं तो आपको बहुत पैसा देना पड़ेगा, भोपाल में भी जमीनों के भाव तो बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि उस पुराने भवन को तोड़ के ये वहीं पे एक नया भवन बना ले। और दूसरी बात जो आपने कही कि पुराने लोगों का पैसा लगा हुआ, तो आज की तारीख में तो भारतीय जनता पार्टी सबसे धनाढ्य पार्टी मानी जाती है, उसके पास कोई भवन बनाने के लिए ऐसा कोई पैसे की कमी नहीं है। तो भावनाओं की जहां तक बात है तो अब वो चीज नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में जो पुराने लोग रहे उनकी भावनाएं जरूर जुड़ी हुई होंगी उनसे, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो चीजें पार्टीज में नहीं है और यही कारण है कि वो चाह रहे हैं कि एक बहुत आलीशान भवन हम भारतीय जनता पार्टी का बनाएं, जैसे देश के विभिन्न भागों में बन चुका है, जबलपुर जैसे शहर में भी। भट्ट जी, आपकी बात सही है, लेकिन बता दूं कि बीजेपी इसी साल आजीवन सदस्यता निधि से 150 करोड़ रुपए इकट्ठा करने वाली है, तो पैसे की कोई तंगी नहीं है। एक बात
सरकार मध्य प्रदेश में उनकी है, बीजेपी के लोग जहां उंगली रख देंगे वो जगह उनको आवंटित हो जाएगी, चाहे वो पैसे से हो जाए, चाहे वो रियायती दरों पर हो जाए। और दूसरी बात यह कि भाजपा का जो अब विस्तार है उसके हिसाब से अब उसे 4-5 एकड़ 10 एकड़ जमीन चाहिए जहां वो आवासीय भी व्यवस्था करे अपने नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, उसके बाद ऑफिशियल भी बनाए, ऑफिस बनाए। इसके अलावा वो ऐसा कुछ ओपन कैंपस रख सकते हैं जहां वो छोटी मोटी सभा क्या बड़ी सभा कर सकें। और उसके अलावा जो उनके पास लीडर आते हैं वो होटल में रहने के बजाय वहां उनको इतने अच्छी एक तरह से व्यवस्था दे ताकि वो होटल में रहना बंद कर दें, पेड़ पौधे लगे हों, लोग योगा करेंगे, वॉक करेंगे। तो कह सकते हैं कि आपके पास मध्य प्रदेश में सरकार है, 150 करोड़ रुपए आप इसी साल आजीवन सदस्यता निधि से इकट्ठा करने वाले हैं। सरकार आपकी मध्य प्रदेश में है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस भवन को तोड़ेंगे जो 25 साल पहले बना था, वो इतना मजबूत हो कि तोड़ने में ही कई करोड़ रुपए उसमें लग जाएंगे। तो बेहतर हो कि आप ईंट गारे से उस बड़े भवन को बना रहने दें ताकि उसमें भावना भी बनी रहे और पार्टी के काम भी वो आ सकता है। वो जर्जर नहीं हुआ है अभी, वो कम से कम 50-60 साल अच्छे से चल सकता है। भट्ट जी मैं लौटूंगा, ये जानकारी मैं आपको देकर जा रहा हूं। देवदत्त जी, 2.5 से 3 करोड़ रुपए की लागत में वो भवन बनाया गया था। लकीराम अग्रवाल जैसे बहुत ही मितव्ययी, क्योंकि बीजेपी का जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है, वो कम खर्च में ज्यादा काम करने का है, वो फिजूल खर्ची नहीं करते। तो जैसे जयंत ठाकरे जी के भाई ने उसकी निगरानी की, पानी दिया, तराई की इंजीनियर थे, लकीराम अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं से पैसे इकट्ठे किए, सरकार चली गई थी तो उद्योगपतियों ने पैसा देना बंद कर दिया था। इसके कारण उन्होंने पहली बार भाजपा में व्यवस्था आई थी आजीवन सदस्यता निधि की, उसके जरिए लकीराम अग्रवाल ने ठाकरे जी से सहमति ली। चूंकि अब दोनों दिवंगत हो गए हैं, इसकी पुष्टि करने के लिए तो मेरे ख्याल से कोई रहेगा नहीं, लेकिन जो हमें जानकारी तब भी थी और आज है, ठाकरे जी की सहमति के बाद पैसे इकट्ठे हुए और वो फिर 2.5 से 3 करोड़ का बजट था जिसमें ये आलीशान भवन बनाया गया, जिसकी प्रतिकृति, जिसकी फोटो उस समय भाजपा के दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय में भी लगी हुई थी। यानी ये बहुत ही मशहूर था वास्तु के हिसाब से भी और वैसे भी। आपकी राय? देखिए, ये कार्यालय जो है वर्तमान में भाजपा का, ये केवल सीमेंट ईंट गारे का भवन नहीं है। ये उन लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है जिन्होंने चने खा के पार्टी को खड़ा किया, जो 2 जोड़ी कपड़ों में 15-15 दिन के प्रवास करते थे और जिन्होंने एक तरह से सपना साकार किया। क्योंकि भाजपा का जो कार्यालय था पीर गेट पे पुराने भोपाल में सीढ़ी चढ़ के जाना। मैं इसमें एक नाम भूल गया था, माफी के साथ जोड़ना चाहता हूँ। रघुनंदन शर्मा जी ने भी इसमें काफी काम किया था और वो एक तरह से उसमें रघुनंदन शर्मा और उमाशंकर गुप्ता जी और ये टीम थी पूरी रखीराम जी की, जो इसको बनाने के लिए काम कर रही थी। रघु जी की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जी दुबे जी। जी, ऐसे बहुत से नाम और भी राघवेंद्र जी याद आएंगे जिनके सपने साकार जैसे होना ही भवन था। क्योंकि बहुत अभाव में पार्टी ने अपनी यात्रा शुरू की थी, जब वाहन भी नहीं होते थे। यहाँ तक कि मैंने देखा कि उम्मीदवार को सभा लेने जब ठाकरे जी मंडला जा रहे थे तो उन्होंने सागर से एक जोड़ी कपड़े खरीदे थे, वहां उम्मीदवार को पहनवाएंगे। तो ये जब भवन बना था तब उन लोगों को जैसे एक तरह से एक सपना साकार हुआ था। क्योंकि पीर गेट वाले कार्यालय में जब चलते थे 2 कमरे का मकान था। तो ये भावनाओं का है और ये कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष पार्टी मना रही है। तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना बड़ा निर्णय लेंगे। कि ये पैसों की बात नहीं है इसमें। आज जैसा आपने भी कहा, भाजपा केंद्र में, राज्य में, सरकार में है और वो कहीं भी जमीन लेकर और अच्छा भवन बना सकती। जैसा दिल्ली में पुराना कार्यालय इनका अभी भी है और नया भवन बहुत आलीशान बना है, राष्ट्रीय स्तर का कार्यालय। ऐसी प्रदेश में भी कई जगह बन सकता है और इसको कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पर जो इनके प्रशिक्षण शिविर चलते हैं या प्रशिक्षण भवन या वाचनालय या इतना समृद्ध विरासत है पार्टी की, उसको संजो के रख सकते हैं। इसके साथ एक एक कार्यकर्ता की उस खून पसीने की कमाई में से जो आजीवन सदस्यता निधि पैसे देते थे, कुछ उसी तरह से सबका लगाव है पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे कोई अपना पैतृक मकान कहीं बेचता नहीं, चाहे उसके महानगरों में कितने बड़े बड़े मकान बन जाए और साल में 1 या 2 बार वहां जाता है पूजन के लिए या उसको देखने के लिए, क्योंकि उसमें उसके पूर्वजों की भावनाएं जुड़ी होती है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है इस कार्यालय के साथ भी पार्टी के पूर्वजों की भावनाएं जुड़ी हैं जिन्होंने बेहद अभाव में इस भवन को बनाया था। जैसा आप सब वृतांत, आप शर्मा जी तो साक्षी रहे, ये सब देखा भी है। तो आज पैसे का महत्व नहीं है पार्टी के लिए, लेकिन भावना का महत्व जरूर होगा। लेकिन जैसा भट्ट जी कह रहे हैं कि अब बीजेपी बहुत प्रोग्रेसिव पार्टी है और उसके लिए भावनाओं की जगह कम है, तो हम मान लें कि भावनाओं की जगह कम है, लेकिन उसको तोड़ने से कोई फायदा नहीं है। रमेश शर्मा जी, दरअसल
वो इतना मजबूत है कि अभी कम से कम 70-80 साल तो बहुत आराम से वो चलेगा। और इसके बाद इस भवन का बड़ा मॉडिफिकेशन हुआ है, इसको बहुत आधुनिक किया भीतर से। पहले इसमें सिर्फ पंखे हुआ करते थे, फिर इसमें कूलर लगना शुरू हुए, अब हर कमरे में एसी है। और एक कक्ष हुआ करता था कुशाऊ ठाकरे के नाम से, जिसमें ठाकरे जी रहा करते थे, वो ठाकरे कक्ष के नाम से मशहूर था। बाद में उसको तोड़कर जब एक बार अमित शाह भोपाल आ रहे थे, जब वो अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उसका वो किया गया था आधुनिकीकरण, उसको बहुत मॉडिफाई किया गया था। तो कह सकते हैं कि इसमें ये आज से 1990 की बात करें तो बना था ये 2.5 से 3 करोड़ में, लेकिन इसमें कम से कम 7 से 8 करोड़ रुपए और इसमें अब तक लग गए होंगे इसके आधुनिकीकरण करने में। तो हमें लगता है कि भवन बहुत मजबूत है, उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। तो बीजेपी इसको एक तरह से अपने जो अतिथि आते हैं उनके लिए आवास व्यवस्था के रूप में भी रख सकती है, राजमाता सिंधिया और ठाकरे जी के स्मारक के रूप में भी कर सकती है। एक आपको याद होगा कि बीजेपी की सरकार में ठाकरे न्यास के लिए एक भवन 50 एकड़ भूमि आवंटित हुई थी। ये भोपाल आप तो खैर भोपाल में आ गया, बावड़िया कला के आसपास। अगर वो भवन, चूंकि वो जगह सरकार ने वापस ले ली, कोई कोर्ट में चला गया था मामला, तो इस प्रदेश कार्यालय को भी वो ठाकरे न्यास में तब्दील करके यहाँ प्रशिक्षण की बात कर सकते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को रहने की बात कर सकते हैं। तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन तोड़ने से बचना चाहिए। आपकी राय? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, और मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूं कि भाजपा में कुछ भी हो, अन्य राजनीतिक दलों की तुलना में भावना प्रधान लोग हैं, तो बहुत संभव है कि ये विचार और एक प्राथमिक विचार हो, और आगे चल कर के भारतीय जनता पार्टी स्वयं इस भवन को सुरक्षित रखने का, या चूंकि पार्टी का निरंतर विस्तार हो रहा है, उसके विभिन्न आयाम हो रहे हैं, कई प्रकोष्ठ हैं और बहुत सारे प्रकल्प अब वो शुरू करने वाले हैं। तो मैं समझता हूं उनके जो प्रकल्प अब शुरू होंगे, उन प्रकल्पों में उनको भवन की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। तो मैं समझता हूं इसका विचार विमर्श होने के बाद वो खुद, मुझे लग रहा है, यथोचित करेंगे। और आपने रघुनंदन जी का नाम लिया है, तो रघुनंदन जी की टीम जमीन तलाशने का जो काम था, उन दोनों रघुनंदन जी कार्यालय मंत्री हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, तो उनके साथ 3-4 लोगों की जो टीम थी जिन्होंने जमीन तलाशी थी, तो वो पहले उन्होंने डिपो चौराहे की जमीन तलाशी, बाद में फिर ये जमीन तलाशी, तो फिर हाउसिंग बोर्ड का अधिकार था, तो फिर जो भी था वो उसका एक समस्या थी जो सब निपटारा हुआ। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं, और वाकई जो आप कह रहे हैं कि इसके सुधार में और आधुनिकीकरण में 8-10 करोड़ नहीं, इसमें ज़्यादा पैसा लगा होगा। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करके किफ़ायत से काम कर लेते हैं, लेकिन पैसा ज़्यादा लगा होगा। और मुझे उम्मीद भी है कि, और आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश भी जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को, तो मैं समझता हूँ लोगों की भावनाओं को ध्यान में रख करके वो स्वयं इस भवन के कुछ अन्य उपयोग का कुछ रास्ता निकालेंगे, क्योंकि भवन अभी बहुत मजबूत है और उसका एक 25-50 साल कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो मैं समझता हूँ उसको स्वयं भी सुरक्षित रखेंगे। एक चीज़ और रमेश शर्मा जी, इसमें कुछ दुकानें भी हैं और वो दुकानें भी खाली होने की बात हो रही है। और सबसे खास बात है कि वो दुकानों की कोई किराएदारी नहीं है, क्योंकि जब सरकार कोई आपको रियायती दर पर भूखंड देती है तो फिर आप उसमें कोई एक किराए की दुकानों का कोई मार्केट नहीं बना सकते। इसलिए जो किराएदार हैं, दरअसल वो बीजेपी को एक तरह से सहायता निधि देते हैं। हाँ। उस सहायता निधि के चक्कर में उनकी किराएदारी नहीं है। तो अगर ये मकान बनेगा टूटकर, तो वो फिर उतने महीने के लिए, उतने साल के लिए क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्योंकि बीजेपी तो कह देगी कि आप हमारे किराएदारी नहीं है। अब उनका पूरा एक तरह से 25-30 साल से पूरा व्यवसाय है, तो वो कहाँ जाएंगे, ये भी एक चिंता है। और दूसरी बात ये कि वो जितनी जगह है वो रेलवे स्टेशन के पास है, बहुत मौके की है, लेकिन जब आप उसको 10 मंजिला बनाएंगे तो फिर वो बहुत सारे काम होते हैं उसमें। FAR कितना छोड़ेंगे, क्या नहीं छोड़ेंगे, नियम कायदे बहुत तोड़े जाएंगे, बड़े समझौते किए जाएंगे इसमें। तो कुल मिला के फिर ये विवादों का भवन हो जाएगा। मुझे लगता है कि नई बिल्डिंग जो बनेगी वो बन तो जाएगी, लेकिन फिर कांग्रेस इसके खिलाफ जाएगी, सामाजिक संस्थाएं हाईकोर्ट चले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर ये इसको तोड़फोड़ की गई नया भवन बनता है तो भवन तो बन जाएगा, सरकार है, लेकिन विवादों का भवन होगा, ऐसा मुझे लगता है। भट्ट जी, आपकी एक बात से बिल्कुल सहमत है कि अब भावनाओं की जगह राजनीति में बहुत कम बची है, लेकिन ऐसा मानते हैं कि जो आखिरी दौर है भावनाओं का वो शायद अभी बचा होगा, इसलिए हम इस पर बात कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में भावनाओं की कोई वजह ना हो, कोई कीमत ना हो, लेकिन अभी जो थोड़ी बहुत बची है उसी के चलते ये चर्चा हो रही है, और उसी के चलते शायद बीजेपी अपने भवन को नई जगह शिफ्ट करने की बात करेगी, और ये भवन शायद सुरक्षित भी रह सकता है। आपकी राय इसमें? नहीं, देखिए, सुरक्षित रखना ये तो पार्टी का बहुत अच्छा कदम होगा अगर उस भवन को वो सुरक्षित रखते हैं और कोई नया भवन बनाते हैं। लेकिन सवाल वही है राघवेंद्र जी के, जैसे आपने बोला कि 150 करोड़ इकट्ठा करने की बात हुई है समर्पण निधि के नाम से,
जबलपुर को भी 8 करोड़ का टारगेट मिला है, अभी 1 करोड़ रुपए भी इकट्ठा नहीं हुआ, जबकि उसकी डेट निकल चुकी। पहले 10 फरवरी से 21 फरवरी तक की डेट थी। उसके बाद जब पैसा इकट्ठा नहीं हुआ तो उसको बढ़ा दिया गया, उसके बाद 15 मार्च हो गई। अभी भी यहाँ पैसा इकट्ठा नहीं हो पाया, क्योंकि 150 करोड़ रुपए की राशि बहुत होती है। आप ठीक है, कार्यकर्ता से 100 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए ले सकते हैं, लेकिन पिछले कोरोना काल में जिस तरह से लोगों के व्यापार ठप हुए हैं, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि साहब 500 रुपए अगर आप ले सकते हो हमसे तो ले लो, नहीं तो हम नहीं दे सकते। तो इन परिस्थितियों में मुझे लगता नहीं कि 150 करोड़ की राशि इकट्ठी हो जाएगी। आप कार्यकर्ताओं पे, विधायकों पे, सांसदों पे कितना दबाव डालो, वो भी कहाँ से लाएंगे सर? तो ये बात तो सही है कि जो पुराना भट्ट जी की जैसे होता ना, उनका ये व्यवहारिक आंकड़ा है कि आप तो मांगेंगे तो तमंचे का लाइसेंस तो मिल ही जाएगा। 150 करोड़ की बात करेंगे तो 50 करोड़ के आसपास हो सकता है कि आपके पास चंदा इकट्ठा हो जाए और बाकी जो केंद्रीय कोष है उससे पैसा मिल जाए। तो ये मैंने कहा ना कि पार्टियां बड़ी व्यवहारिक होती है, कोई भी राजनीतिक दल हो, वो टारगेट इतना बड़ा फिक्स करते हैं कि उसके आधे पर भी आएंगे तो लगता है कि बहुत हो गया है। नहीं, वो ठीक है कि इतना पैसा आप इकट्ठा कर लोगे, लेकिन देखिए क्या हो रहा है राघवेंद्र जी के, आज आप आम परिवार में भी देखो, पुराने जो मकान है उनको नई पीढ़ी जो है वो तोड़ के अपने हिसाब से बनाती है। तो ये अगर भारतीय जनता पार्टी में अब दूसरी तीसरी पीढ़ी आ गई है, पुराने लोगों का तो अब नामो निशान बचा नहीं, कई बहुत से दिवंगत हो गए और जो हैं भी वो भी सब मार्गदर्शक मंडल में बैठे हैं जिनकी कोई हैसियत बची नहीं है। तो ये जो नई पीढ़ी आई वो अपने हिसाब से काम करना चाहती है, बिल्कुल हाईटेक तो उसको बनाना चाहती है अपने कार्यालय को। और वही आप देखिए जबलपुर में भी हमारा जो कार्यालय बना इतना हाईटेक है कि उसमें आपको जाने में डर लगता है, 5 स्टार होटल से कम नहीं है। तो इन परिस्थितियों में पार्टी को लगता है कि हम बहुत हाईटेक हो जाएं, क्योंकि अब इतनी बड़ी पार्टी हो गई, संसार की सबसे बड़ी पार्टी हो गई जैसा उनका दावा है। तो इन परिस्थितियों में मुझे लगता है, लेकिन जैसा कि शर्मा जी बता रहे हैं कि बहुत से वरिष्ठ नेता इस बात को लेके असमंजस में भी हैं कि हम ये काम करें कि ना करें। और अगर ये होता है कि किसी भवन को अगर कहीं सुरक्षित रख लिया जाए या उसको किसी स्मारक के रूप में विकसित कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे आपने अभी कहा कि 5 से 10 एकड़ जमीन अगर वो ले लेंगे, लेकिन आज की तारीख में मैं समझता हूँ कि भोपाल के आसपास 20, 25, 30 किलोमीटर में भी फुट के हिसाब से जमीन मिल रही है। एकड़ का हिसाब तो अब खत्म ही हो गया है। तो इतनी बड़ी जगह लेने में आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, ये भी पार्टी के लिए बहुत बड़ा संकट का बायस बन सकता है। तो यही कारण है कि वो इसी को तोड़ के या इसको रिनोवेट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसको तोड़े, वो इसको रिनोवेट कर सकते हैं। हाईटेक करने में भट्ट जी रिनोवेट तो ये बहुत हो चुका है, आप इसको देखेंगे अंदर से तो ये होटल की तरह इसके कमरे हो गए हैं, रिनोवेशन बहुत हो गया। लेकिन जैसा आपने कहा कि नई पीढ़ी नए हिसाब से काम करती है, तो नई पीढ़ी के पास पैसा तो वो जमीन तलाश ले, 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन जब आप 150 करोड़ इकट्ठा कर सकते हैं, सरकार आपकी रियायती दरों पर आप ले सकते हैं। मानव संग्रहालय के आसपास जैसा जो रमेश शर्मा जी कहते हैं कि बदबदा चौराहे के आसपास जो भोपाल का इलाका है वहां पहले भी इनको जमीन मिल रही थी, वहां अभी भी खाली पड़ी हुई है। तो आप 1 एकड़ ले लीजिए, 2 एकड़ ले लीजिए, 10, 20, 25 करोड़ की जमीन हो सकती है, 10, 20, 25 करोड़ का आप बिल्डिंग बना सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शन है अभी। लेकिन आपने जो कहा ना कि पार्टी हाईटेक हो रही है, कई बार जब पार्टी हाईटेक होती है तो लोग उसको हाईजेक भी कर देते हैं। तो ये संकट भी हाईटेक होने के साथ जुड़ जाता है, हाईजेक होने का। समय की कमी है, मैं अंतिम टिप्पणी के लिए आ रहा हूं देवदत्त जी आपके पास, लेकिन उसके पहले भट्ट जी कुछ आपको कहना तो जरूर कहें 1-2 वाक्यों में। वही मैं बोल रहा हूं कि पार्टी अगर हाईटेक और हाईजेक का बड़ा संकट है, हाईटेक हुई तो फिर हाईजेक भी हो जाती है जी। तो ये तो पार्टी के लिए बहुत अच्छी बात है और उन तमाम कार्यकर्ताओं की भावनाओं का उसमें सम्मान होगा जो उससे जमीन से जुड़े हुए थे, जिन्होंने उस दौरान बहुत मेहनत करके पैसा इकट्ठा किया था और इस भवन को बनाने में अपना खून पसीना, अपना धन श्रम सब लगाया। बिल्कुल, मैं आता हूं देवदत्त जी। पार्टी हाईटेक हो रही है, जरूरी नहीं कि आप इसी भवन को हाईटेक करें, ये वैसे भी हाईटेक है, कहीं और व्यवस्था कर सकते हैं। पैसा है सरकार के पास, हमने बार बार दोहराया कि सरकार के पास पैसा भी है, पार्टी के पास पैसा भी और सरकार भी आपकी है। तो फिर पुराने इस भवन को क्यों तोड़ना जाना चाहिए? मजबूत है, अभी 50-60 साल आराम से चलेगा। आपकी अंतिम टिप्पणी। अभी पार्टी ने इस तरह की कोई अधिकृत घोषणा नहीं की है, ये आपके हमारे विचार है कि वो तोड़ के बना सकते हैं। नहीं, मेरी जो बात है कुछ पार्टी पदाधिकारियों से, उन्होंने अंदर खाने में ये बताया कि हाँ ये बात चल रही है कि बनाएंगे यहीं पर, नया भवन बनेगा, इसी पर बनेगा, ये बात चल रही है अभी, लेकिन इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है जी। लेकिन आप और हम जब इस भाव को सोच रहे हैं तो पार्टी में अभी भी वही पीढ़ी है जिनने अपनी बुजुर्गों को देखा है उस भाव के साथ उस कार्यालय में निवास करते काम करते हुए। तो वो लोग भी इसको तोड़ने या इसके रिनोवेशन के पहले एक बार जरूर सोचेंगे कि ये भावनाओं का केंद्र, आस्था का केंद्र ऐसा ही बना रहे
और पार्टी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। यदि ये निधि नहीं भी इकट्ठा होती तब भी उनके पास पैसा, जमीन, ये सब मिल जाएगी। और मुझे लगता है जब आप और हम सोचा तो वो जरूर सोच रहे होंगे। अभी जब तक अधिकृत घोषणा नहीं हुई, मुझे लगता है कि पार्टी जरूर इस पर विचार करेगी। बिल्कुल, जब तक अधिकृत घोषणा ना हम ये माने कि ये भवन सुरक्षित रहेगा और पार्टी कहीं नए भवन की तैयारी करेगी। तो तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। भट्टी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, देवदत्त जी आपका भी धन्यवाद, और रमेश शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। कुल मिलाकर बीजेपी नए भवन की तरफ जा रही है, पार्टी का विस्तार हो रहा है, इसलिए उसके कार्यालय का भी विस्तार होगा और वो हाईटेक भी होगा। लेकिन बस चिंता यह कि हाईटेक भवन कहीं कुछ लोगों के लिए हाईजैक ना हो जाए। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।